नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। दोस्तों, क्या आपने ध्यान दिया है कि एक तरफ तमिलनाडु में चावल की थाली महंगी हो रही है और ठीक उसी वक्त वही भारत दुनिया को चावल बेचकर विदेशी मुद्रा कमा रहा है। सुनने में ये कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है ना? लेकिन असली कहानी इससे कहीं गहरी है। पिछले कुछ दिनों की खबरों को अगर आप अलग अलग देखेंगे तो वो सिर्फ रोजमर्रा की आपको खबरें लगेंगी, लेकिन अगर आप इन्हें जोड़कर देखेंगे तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। एक तरफ घरेलू बाजार में चावल की किल्लत है और दूसरी तरफ निर्यात के रास्ते में समुद्री जहाजों का किराया आसमान छू रहा है और तीसरी तरफ बिहार का एक छोटा सा मखाना किसान अपना माल सीधे ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा रहा है और चौथी तरफ चीन दुनिया भर के बाजारों में सामान की बाढ़ ला रहा है, जिससे पूरा ग्लोबल ट्रेड व्यवस्था हिल रही है। अगर आप ऐसी गहरी आपस में जुड़ी हुई एनालिसिस पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए, ताकि हर एपिसोड की सूचना आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, सवाल यहां पर यह है कि क्या भारत की कृषि निर्यात रणनीति सही दिशा में जा रही है या फिर घर की जरूरतें दुनिया की महत्वाकांक्षाओं से टकरा रही हैं? तो आइए इन चारों खबरों को एक एक करके समझते हैं। तो पहली खबर है कि भारत का चावल निर्यात शिपिंग लागत के झटके में डगमगा रहा है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत के चावल निर्यात की, जो अभी बड़ी मुश्किल में फंसता दिखाई दे रहा है। जनवरी से जून 2026 के बीच भारत ने 1,22,27,000 टन यानी कि 12.27 मिलियन टन चावल एक्सपोर्ट किया है। यह आंकड़ा बताता है कि दुनिया भर में भारतीय चावल की मांग कितनी मजबूत है। लेकिन अब इस कहानी में एक नया मोड़ आया है। जो कंटेनर पहले $1,500 से $2,000 यानी कि $1,500 से $2,000 में समुद्री जहाज पर बुक होता था, वही अब $7,000 से $7,500 में मिल रहा है। यानी लागत लगभग 3 से 4 गुना बढ़ गई है और वजह है कंटेनर्स की भारी कमी। दोस्तों, ये हुआ क्यों है? सवाल अब यही बड़ा है कि ऐसा आखिर क्यों हुआ है। तो दरअसल दुनिया भर में शिपिंग कंटेनर्स की सप्लाई चेन पिछले कुछ समय से दबाव में है। समुद्री रास्तों में सुरक्षा को लेकर अनसर्टेनिटी, वैश्विक व्यापार के रूट बदलने की मजबूरी और कई देशों में एक साथ बढ़ी मांग, इन सब ने मिलकर कंटेनर्स की उपलब्धता को लिमिटेड कर दिया है। जब मांग ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो किराया बढ़ना तय है और भारत के लिए मुश्किल यह है कि हमारा चावल निर्यात इसी वक्त अपने सबसे मजबूत दौर में है। यानी जब मौका सबसे बड़ा है, ठीक तभी लागत भी सबसे ज्यादा है। दोस्तों, ये मायने क्यों रखता है? अब यहां पर ये बात समझिए कि ये मायने क्यों है, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहला असर पड़ता है निर्यातकों के ऊपर। जब शिपिंग लागत 3 गुना बढ़ जाती है तो मुनाफा सीधे घटता है और छोटे और मझोले निर्यातक, जिनके पास बड़ी कंपनियों जैसी सौदेबाजी की ताकत नहीं होती, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और दूसरा असर अगर आप देखेंगे तो किसानों के ऊपर पड़ता है। अगर निर्यातक कम मुनाफे की वजह से खरीद घटाते हैं तो इसका दबाव सीधे मंडियों में किसानों की कीमत पर आ सकता है। और तीसरा असर आप देखेंगे तो ये भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता का सवाल है, यानी कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस का सवाल है। अगर भारतीय चावल महंगा पड़ने लगे तो थाईलैंड और वियतनाम जैसे प्रतिद्वंदी देश इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। और चौथा, विदेशी मुद्रा भंडार पर असर। जी हां, चावल निर्यात भारत के लिए एक बड़ा फॉरेक्स कमाने का जरिया है और अगर वॉल्यूम घटता है तो इसका सीधा असर व्यापार संतुलन पर पड़ेगा। और पांचवां, कमोडिटी मार्केट में भी हलचल मच सकती है, क्योंकि निर्यात में देरी मतलब घरेलू बाजार की सप्लाई को भी प्रभावित करती है। दोस्तों, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी अगर आप देखें तो यहां पर जोखिम ये है कि अगर शिपिंग लागत लंबे समय तक ऊंची बनी रही तो भारत अपनी बाजार हिस्सेदारी गंवा सकता है, खासकर उन देशों को जो सस्ते विकल्प की तलाश कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक मौका भी छिपा हुआ है कि ये संकट भारत को मजबूर करेगा कि वो अपनी लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करे, अपने बंदरगाहों की क्षमता को बढ़ाए, घरेलू शिपिंग लाइन को मजबूत करे और कंटेनर निर्माण में आत्मनिर्भर बने। जो देश इस झटके से सबक लेकर तैयारी करेगा वही आगे चलकर मजबूत होकर निकलेगा।
अगर हम इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की बात करें तो एक महीने के नज़रिए से यदि आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में कुछ भी खास आपको असर नहीं दिखाई देगा, लेकिन एक साल के नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि कुछ खरीदार वैकल्पिक स्रोतों की तरफ मुड़े, जिससे भारत को अपनी कीमतों पर दोबारा विचार करना पड़े। लेकिन 5 साल के नज़रिए से यदि आप देखें तो ये घटना एक चेतावनी की तरह काम कर रही है कि सिर्फ उत्पादन बढ़ाना काफ़ी नहीं है, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन की मजबूती भी उतनी ही जरूरी है। ये एक स्ट्रक्चरल लेसन है जो आने वाले वर्षों में भारत की एक्सपोर्ट पॉलिसी को दिशा दे सकता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब बाहर निर्यात में मुश्किलें आ रही हैं तो घर के अंदर भी चावल को लेकर हलचल कम नहीं है। तो आइए अब चलते हैं तमिलनाडु की तरफ और समझते हैं कि तमिलनाडु में क्या है। तमिलनाडु में चावल की कीमतें एक बार फिर से आसमान छूने की तैयारी में हैं। अनुमान है कि अगले कुछ हफ्तों में कीमतें 10 से 15 रुपए प्रति किलो तक और बढ़ सकती हैं। पुणे चावल पहले ही 78 से 80 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुका है और मट्टा चावल 84 रुपए प्रति किलो बिक रहा है और प्रीमियम सिरागा सांबा चावल की कीमत तो 165 से 200 रुपए तक जा पहुंची है। दोस्तों, ये हुआ क्यों है? तो वजह है खराब पैदावार और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक से पैडी की आवक में कमी। और जब दोस्तों पड़ोसी राज्यों से सप्लाई कम आती है तो तमिलनाडु जैसे उपभोक्ता राज्य को अपनी मंडियों में किल्लत झेलनी पड़ती है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि व्यापारी और मिलर्स मान रहे हैं कि कुछ किसान जानबूझकर अपना स्टॉक रोक रहे हैं और इस उम्मीद में कि आगे कीमतें और बढ़ेंगी। तो दोस्तों, ये मायने क्यों रखता है? दोस्तों, जब चावल जैसी बुनियादी जरूरत की कीमत बढ़ती है तो सबसे पहला असर आम उपभोक्ता की जेब पर पड़ता है और दूसरा, ये महंगाई के आंकड़ों में भी झलक सकता है क्योंकि खाद्य महंगाई का सीधा असर रिटेल इन्फ्लेशन पर होता है। और तीसरा, अगर किसान स्टॉक रोक कर रखते हैं तो ये सरकार के लिए एक चुनौती बन जाता है। बाजार में हस्तक्षेप करना है या फिर बाजार को खुद संतुलन बनाने देना है। और चौथा, मिलर्स और थोक व्यापारियों के लिए ये मौका भी है और जोखिम भी। मौका इसलिए क्योंकि ऊंची कीमतों पर मार्जिन बेहतर हो सकता है और जोखिम इसलिए है क्योंकि अगर सरकार दाम नियंत्रित करने के लिए कदम उठाती है तो फिर कारोबार पर असर पड़ सकता है। अब हम इसके रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी एनालिसिस भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, रिस्क साफ है कि आम उपभोक्ता, खासकर कम आय वर्ग के परिवार इस महंगाई का सबसे ज्यादा बोझ उठाएंगे। लेकिन मौका किसानों के लिए है। अगर उन्हें अपनी उपज का सही दाम मिलता है तो ये उनके लिए एक अच्छा सीजन साबित हो सकता है। लेकिन यहीं पर संतुलन की जरूरत है। किसान की आमदनी भी बढ़े और उपभोक्ता पर बोझ भी ज्यादा ना पड़े। अगर हम इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखें तो एक महीने में क्या हो सकता है? एक महीने में ये हो सकता है कि सरकार बाजार में हस्तक्षेप करे, चाहे वो स्टॉक लिमिट के जरिए हो या फिर दूसरे राज्यों से सप्लाई बढ़ाकर। और एक साल में अगर पैदावार में सुधार होता है तो कीमतें सामान्य हो सकती हैं। लेकिन अगर आप इसे 5 साल के नज़रिए से फैलाकर देखें तो ये घटना इस बात की तरफ इशारा करती है कि असमान बारिश और बदलते मौसम की वजह से ऐसी सप्लाई की किल्लत बार बार आ सकती है और जब तक सिंचाई और भंडारण की व्यवस्था मजबूत नहीं होती। और अब दोस्तों, यहीं से बड़ी तस्वीर और स्पष्ट होने लगती है। एक तरफ घरेलू किल्लत है और दूसरी तरफ निर्यात की चुनौतियां। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर भी आई है जो उम्मीद जगाती है। क्या है वो? कि बिहार के मखाना किसानों की कहानी। जी हां, बिहार का मखाना पहली बार समुद्री रास्ते से ऑस्ट्रेलिया पहुंच रहा है। बिहार के दरभंगा जिले के किसानों के लिए एक ऐतिहासिक पल है। जीआई टैग वाला मिथिला मखाना पहली बार समुद्री रास्ते से सीधे ऑस्ट्रेलिया भेजा गया है। कितना? 18 मीट्रिक टन। 18 मीट्रिक टन की ये खेप अपीडा की मदद से भेजी गई है और किसानों को बाजार भाव से लगभग 18% ज्यादा कीमत मिली है। ये हुआ क्यों है? तो दोस्तों, ये सफलता यूं ही नहीं मिली। इसके पीछे है जीआई टैगिंग की ताकत, यानी भौगोलिक संकेत, जिसने मिथिला मखाने को एक खास पहचान दी। और इसके अलावा अपीडा जैसी संस्थाओं ने किसानों को सीधे अंतरराष्ट्रीय खरीदारों से जोड़ने का काम किया है, बिचौलियों की परत को कम करके।
दोस्तों ये मायने क्यों रखता है? तो सबसे पहला फायदा किसानों को हुआ है 18% से ज़्यादा कीमत का मतलब है सीधे उनकी जेब में ज़्यादा पैसा। और दूसरा ये दिखाता है कि अगर सही सपोर्ट सिस्टम हो तो छोटे और परंपरागत उत्पाद भी वैश्विक बाजार में जगह बना सकते हैं। और तीसरा ये बिहार जैसे राज्य के लिए एक नई पहचान गढ़ता है, सिर्फ पारंपरिक खेती नहीं बल्कि निर्यात उन्मुख कृषि अर्थव्यवस्था। और चौथा ये मॉडल दूसरे क्षेत्रीय उत्पादों के लिए भी एक रास्ता दिखाता है। अब इसमें आप रिस्क और अपॉर्चुनिटी भी देखना चाहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर रिस्क ये है कि अगर मांग बढ़ने के साथ सप्लाई चेन और क्वालिटी कंट्रोल मजबूत नहीं हुआ तो इस मौके को बरकरार रखना मुश्किल होगा। लेकिन मौका बहुत बड़ा है। मखाना जैसे सुपरफूड की मांग दुनिया भर में सेहत के प्रति जागरूकता के साथ बढ़ रही है और भारत के पास इसका लगभग पूरा वैश्विक उत्पादन है। लॉन्ग टर्म की बात अगर हम करें दोस्तों, इम्पैक्ट अगर हम देखें तो अगर ये मॉडल आगे बढ़ता है तो 1 साल में और ज़्यादा किसान इस सप्लाई चेन से जुड़ सकते हैं और 5 साल में मखाना भारत के लिए बासमती चावल जैसा ही एक पहचान वाला निर्यात उत्पाद बन सकता है, जहां ब्रांड वैल्यू की वजह से प्रीमियम कीमत मिलती है। ये कहानी उम्मीद देती है कि भारत सही रणनीति के साथ निर्यात में आगे बढ़ सकता है। लेकिन जब हम ग्लोबल ट्रेड की बात करते हैं तो एक और बड़ा खिलाड़ी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, वो है चीन। जी हां, चौथी खबर है चीन के निर्यात के दबाव की और चीन का शॉक 2.0 की। जी हां दोस्तों, चीन इस वक्त अपनी कमजोर घरेलू मांग की भरपाई करने के लिए जोरदार तरीके से निर्यात पर निर्भर हो रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी में उसकी बढ़त विदेशी बिक्री को बढ़ा रही है। इसे पश्चिमी देश चाइना शॉक 2.0 कह रहे हैं। ये क्यों हुआ है और ये क्यों मायने रखता है? दोस्तों चीन की घरेलू अर्थव्यवस्था में मांग की कमी है, इसलिए वहां की कंपनियां बड़े पैमाने पर अपना माल बाहर के बाजारों में उतार रही हैं। इसका असर यूरोप और अमेरिकी बाजारों पर पड़ रहा है, जो अब टैरिफ लगाकर अपने उद्योगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और भारत के लिए ये मायने रखता है क्योंकि जब बड़े वैश्विक खिलाड़ी टैरिफ की दीवारें खड़ी करते हैं तो व्यापार के रास्ते बदलते हैं। भारत के पास मौका है कि वो इस बदलाव का फायदा उठाए, मैन्युफैक्चरिंग और कृषि निर्यात दोनों में। रिस्क और अपॉर्चुनिटी भी अगर हम देखें तो यहाँ पर रिस्क ये है कि सस्ता चीनी सामान भारतीय बाजार में भी डंप हो सकता है, जिससे घरेलू उद्योगों पर दबाव बढ़े। लेकिन मौका यहाँ पर यह है कि जो वैश्विक खरीदार चीन से दूरी बनाना चाहते हैं वो भारत जैसे भरोसेमंद विकल्प की तरफ देख सकते हैं, बशर्ते भारत अपनी लॉजिस्टिक्स और उत्पादन क्षमता को समय पर मजबूत कर ले। अब दोस्तों अगर इन चारों खबरों को जोड़कर देखते हैं और यहीं से शुरू होती है तब हमारी बिग पिक्चर। जी हां, असली बिग पिक्चर। दोस्तों अगर आप इन चारों खबरों को ध्यान से देखें तो एक पैटर्न साफ उभरता है। ये सिर्फ 4 अलग अलग खबरें नहीं हैं, ये भारत की एक बड़ी कृषि निर्यात रणनीति के अलग अलग पहलू हैं जो अभी टेस्ट के दौर से गुजर रही है। एक तरफ घरेलू सप्लाई की किल्लत है, दूसरी तरफ निर्यात की लॉजिस्टिक्स चुनौती है और तीसरी तरफ एक सफल मॉडल है जो दिखाता है कि सही रणनीति से क्या क्या हासिल किया जा सकता है। और चौथी तरफ वैश्विक व्यापार का बदलता स्वरूप है जहां चीन जैसे बड़े खिलाड़ी अपने नियम खुद तय कर रहे हैं। और दूसरे शब्दों में कहें तो पैटर्न है भारत की एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी का स्ट्रेस टेस्ट। भारत निर्यात के जरिए अपनी वैश्विक स्थिति मजबूत करना चाहता है, लेकिन घरेलू सप्लाई चेन और वैश्विक लॉजिस्टिक्स दोनों ही इस वक्त उसकी परीक्षा ले रहे हैं। तो सवाल यह है कि भारत आखिर हासिल क्या करना चाहता है? तो जवाब है भारत सिर्फ एक कृषि उत्पादक देश से आगे बढ़कर एक भरोसेमंद वैश्विक खाद्य आपूर्तिकर्ता बनना चाहता है। लेकिन यह लक्ष्य तभी हासिल होगा जब उत्पादन के साथ साथ लॉजिस्टिक्स, ब्रांडिंग और सप्लाई चेन की मजबूती पर भी उतना ही ध्यान दिया जाएगा। जो जीतेगा वो वही होगा जो सिर्फ ज़्यादा पैदा नहीं करेगा बल्कि उसे सही समय पर, सही कीमत पर, सही बाजार तक पहुंचा भी पाएगा। किसानों को इस बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। जीआई टैगिंग, सीधे निर्यात से जुड़ना और मूल्यवर्धन जैसे रास्ते अपनाने होंगे। मूल्यवर्धन का मतलब होता है वैल्यू एडेड। दोस्तों निर्यातकों को अपनी लॉजिस्टिक्स में विविधता लानी होगी और नीति निर्माताओं को घरेलू कीमत स्थिरता और निर्यात प्रोत्साहन के बीच संतुलन बनाना होगा। अगले दशक में यही संतुलन तय करेगा कि भारत
वैश्विक कृषि व्यापार में कितनी मजबूती के साथ खड़ा हो पाता है। आज की चारों खबरें मिलकर एक ही सच्चाई की तरफ इशारा करती हैं। भारत की निर्यात महत्वाकांक्षा और घरेलू सप्लाई चेन की सीमाएं अभी एक दूसरे से पूरी तरह से तालमेल नहीं बिठा पाई हैं। जो एंगल ज्यादातर मीडिया में नजरअंदाज हो रहा है वो ये है कि शिपिंग और लॉजिस्टिक्स अब सिर्फ एक तकनीकी मुद्दा नहीं रहा है, बल्कि ये भारत की कृषि निर्यात नीति का सबसे कमजोर पहलू बनता जा रहा है। आने वाले 3 महीनों में देखना होगा कि क्या सरकार शिपिंग लागत को कम करने के लिए कोई कदम उठाती है। 6 महीनों में तमिलनाडु की चावल कीमतें और पैदावार के आंकड़े ये तय करेंगे कि घरेलू महंगाई कितनी बढ़ती है, और 12 महीनों में मखाना जैसे मॉडल कितने और उत्पादों तक फैलते हैं। ये भारत की निर्यात विविधता की तस्वीर साफ करेगा। और सबसे बड़ा रिस्क यही है कि अगर लॉजिस्टिक्स लागत ऊंची बनी रही तो भारत अपने सबसे मजबूत मौके को गंवा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा मौका भी यहीं पर छिपा हुआ है। जो देश आज इन कमजोरियों को सुधार लेगा वो कल दुनिया के कृषि व्यापार का नेतृत्व करेगा, लीडर बनेगा। दोस्तों, आज की बिग पिक्चर यही है कि आने वाले वर्षों में मुकाबला सिर्फ ये तय नहीं करेगा कि कौन ज़्यादा पैदा करता है, बल्कि ये तय करेगा कि कौन अपनी पैदावार को सबसे भरोसेमंद तरीके से दुनिया तक पहुंचा पाता है। और जो देश खेत से लेकर जहाज तक की पूरी जंजीर को मजबूत बनाएगा वही आने वाले दशक की सबसे बड़ी कृषि शक्ति बनकर उभरेगा। दोस्तों, ये था आज का हमारा बिग पिक्चर। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल कमोडिटी टुडे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक अवश्य करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कम्युनिटी में शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।